Hello everyone, welcome to my channel. So today we will study chapter 4 of class 9th, A Truly Beautiful Mind. तो सबसे पहले ये चैप्टर है अबाउट वर्ल्ड्स फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन. A Truly Beautiful Mind is brief biographical sketch of the great genius Albert Einstein. It gives the readers a glimpse into his early life and his contribution to the world of science. तो क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के चाइल्डहुड के बारे में. मीन्स हम देखेंगे कि क्या वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्या बचपन से ही उनकी एक्टिविटीज़ या उनका कैरेक्टर ऐसा था कि लगता था कि ये बड़े होकर कुछ बहुत बड़ा करेंगे, इंडिया के इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, या इसका अपोजिट था. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 जर्मनी की एक सिटी उल्म में. जब ये बॉर्न हुए तब तो किसी को ये नहीं पता था कि ये लाइफ में कुछ ग्रेट करेंगे या बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे. इनफैक्ट उनकी मदर तो ये सोचती थी कि मेरा बच्चा फ्रीक है. फ्रीक मीन्स सन की. एंड क्यों सोचती थी वो ऐसा? बिकॉज आइंस्टीन का जो हेड था वो उनकी बॉडी के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनकी मदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी. और जब ये 2.5 years के थे तो वो बोल भी नहीं पाते थे, जबकि नॉर्मली बच्चे 1 से 1.5 साल तक बोलने लगते हैं. सो इस वजह से भी इनकी फैमिली काफ़ी परेशान रहती थी कि ये बोलता क्यों नहीं है. एंड जब ये बोलना सीखे तो ये हर एक बात को ट्वाइस बोलते थे, हर चीज़ को 2 बार रिपीट करते थे. इन्हें बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना भी अच्छा नहीं लगता था. ये अपनी कंपनी को एंजॉय करते थे और इनके साथ के बच्चे जो इनके साथ खेलने आते थे, दे कॉल हिम ब्रदर बोरिंग. मतलब ये काफ़ी बोरिंग लगते थे सभी को, बिकॉज मोस्टली बच्चे तो बहुत बोलने वाले और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बट ये अपोजिट थे. सो ये सबको बोरिंग लगते थे. एंड आइंस्टीन को मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता था. एंड ऐसे ही जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा तो उन्होंने पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पे हैं. सो यहाँ इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि उनका क्या थिंकिंग थी. वो मतलब इंसान को भी वो मशीन ही समझ रहे हैं. नाउ अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, बट वो स्कूल वगैरह के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. एंड इसलिए स्कूल में उनके अपने टीचर्स के साथ अक्सर क्लैशेस होते रहते थे. A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. और एक बार आइंस्टीन के हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा था कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, ये लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला. मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बचपन में ही काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेला एंड तब जाकर वो इतने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट बने. नाउ एट द एज ऑफ 6 आइंस्टीन वायलिन प्ले करना सीख रहे थे. वाई? बिकॉज उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन सीखें. सो आइंस्टीन काफ़ी अच्छा वायलिन प्ले कर लेते थे एंड बाद में वो स्किल यानी कि वायलिन प्ले करना उनकी हॉबी बन गई. नाउ हम बात करते हैं अबाउट हिज एजुकेशन. अल्बर्ट आइंस्टीन की अर्ली स्कूलिंग या हाई स्कूल म्यूनिक में हुई. म्यूनिक अ सिटी इन जर्मनी. एंड जब वो 15 years के थे ही लेफ्ट दी स्कूल. क्यों छोड़ दिया स्कूल? वो बैड स्टूडेंट या पुअर स्टूडेंट तो नहीं थे, बट जैसा मैंने बताया उनके टीचर्स के साथ क्लैशेस बहुत थे, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करते थे जिससे उनकी टीचर्स के साथ काफ़ी आर्ग्यू हो जाया करती थी. एंड सबसे बड़ी बात, उनको ये स्कूल का सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एटसेट्रा ये सब समझ नहीं आता था, बिकॉज उनके अलग थॉट्स और ओपिनियंस थे. प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. So later क्या हुआ? आइंस्टीन के जो पेरेंट्स थे वो मूव टू मिलान इन इटली एंड इनको रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया. अब आइंस्टीन की एक विश थी कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू करें. डेट वॉज फुलफिल्ड बिकॉज उनको लगता था कि ये म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल प्लेस है, यहाँ न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं और मेरे लिए ये सही जगह है पढ़ने के लिए. नाउ ये बात तो आपको पता ही होगी कि वो मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी अच्छे थे और वो उनको पसंद थे, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी. एंड उन्होंने सोचा कि स्कूल फिनिश होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में स्टडी कंटिन्यू करेंगे और ऐसा करते भी हैं. इन्होंने ऐसा किया भी एंड वहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल फ्रेंड बनाई
जिसका नाम था मिलेवा मेराइज। मिलेवा मेराइज आइंस्टीन को क्लेवर क्रिएचर लगी। आइंस्टीन के दोस्त बहुत कम थे क्योंकि वही लोग इनके दोस्त बन सकते थे जिनका नेचर इनसे मैच कर सके एंड जो इनकी कंपनी को एंजॉय कर पाए, जिनको ये बोरिंग ना लगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये थोड़े अटपटे लगते थे। सो मिलेवा जो थी वो इनकी फ्रेंड बनी। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा आइंस्टीन की लाइफ में। तो अब शॉर्ट में देख लेते हैं ये कौन थी। मिलेवा मेराइज वॉज अ यंग शर्प जो स्विट्जरलैंड में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। क्यों पढ़ने आई थी? बिकॉज यही एक यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे जो कि वीमेंस को भी डिग्री ग्रांट कर रही थी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे जो कि वीमेंस को डिग्री प्रोवाइड नहीं कराती थी। अब जब आइंस्टीन इनसे मिले तो उनको लगा ये तो मेरी तरह ही है, मेरे जैसी इंटेलेक्चुअल है इनका, मेरी जैसी थिंकिंग है एंड थॉट्स हैं। उनको लगा कि इनके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ एंड इनको ये भी लगा कि फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट हम दोनों एलाई यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं। फिलिस्तीन्स कौन होते हैं? जो म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर ये सबको पसंद नहीं करते थे। सो आइंस्टीन और मिलेवा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे एंड दे बोथ फेल इन लव। इनफैक्ट इन दोनों में कुछ लेटर्स भी एक्सचेंज हुए जो अभी तक सरवाइव भी करते हैं एंड इन लेटर्स में दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Now, 1900 में 21 की एज में आइंस्टीन ग्रेजुएट हो चुके थे बट अनएम्प्लॉयड थे। फिर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, ट्यूशंस वगैरह भी दिए एंड फाइनली ही सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन दी पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एंड वहाँ पे उनका काम क्या था? दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को एसेस करना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वो खुद भी एक वर्क कर रहे थे, मीन्स वो कुछ बड़ा करने वाले थे, कोई आइडिया डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली। उसके लिए वो सीक्रेटली ही काम में लगे हुए थे। इनफैक्ट फिर जिस ब्यूरो में बैठकर वो काम करते थे उन्होंने उसको नेम भी दिया था और वो नाम क्या था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was on Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. In 1905, आइंस्टीन ने एक ऐसा पेपर प्रेजेंट किया that changed everything. Now वो पेपर क्या था? किस बारे में था? So the paper was about special theory of relativity. यहाँ एक बात बता दूं, 2 टाइप्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये 1905 में उन्होंने दी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो बताते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एंड वो कहते हैं कि अगर हम 2 एक्यूरेट क्लॉक्स को लेकर देखें तो दोनों क्लॉक्स सेम टाइम नहीं बताएंगी। वाई? बिकॉज उनमें से एक जो क्लॉक है वो रिलेटिवली फास्टर चल रही होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइम और डिस्टेंस 2 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मीन्स टाइम जो है वो वेरी करता है। अभी जिसको क्लियर नहीं हुआ है, आइंस्टीन ने एक बात और बोली थी कि अगर आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ 2 आवर्स स्पेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 2 मिनट्स हुए हैं। एंड वहीं पर अगर आप किसी हॉट स्टोव पे 2 मिनट्स बैठ जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 आवर्स से बैठे हो, 2 आवर्स हो गए और हम इस हॉट स्टोव पे बैठे हैं। ये क्या है? ये रिलेटिविटी है। सो इसी को फॉलो करते हुए आइंस्टीन ने वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला दिया E = mc², which describes the relationship between mass and energy. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब मूव करते हैं आइंस्टीन की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जब आइंस्टीन फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी अपनी लाइफ काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी प्रॉब्लमेटिक? बिकॉज आफ्टर फिनिशिंग स्टडी वो अपनी फ्रेंड मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर एग्री नहीं कर रही थी क्योंकि मदर को लग रहा था कि ये पेयर अच्छा नहीं रहेगा। फॉर द रीजन दैट मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन
आइंस्टीन। एंड सेकंड चीज, उनकी मदर बोलती हैं कि शी इज अ बुक लाइक यू, मतलब वो दोनों उनको सेम लग रहे थे। बट आइंस्टीन डिसाइड करते हैं कि ये मिलेवा से ही शादी करेंगे। एंड 1903 में उनकी शादी के बाद एंड 2 चिल्ड्रंस के बाद उनकी शादी में भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज मिलेवा खुद को अनहैप्पी हाउसवाइफ फील करने लगती हैं। एंड फाइनली वो डिवोर्स ले लेते हैं। एंड फिर उसी ईयर अपनी कजन से आइंस्टीन शादी कर लेते हैं। 1919 में डिवोर्स लिया और उसी ईयर वो अपनी कजन एल्सा से शादी कर लेते हैं। In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. And 1915 में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड 1919 में जब सोलर इक्लिप्स लगा तब ये बात प्रूव हो गई कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई है वो बिल्कुल ट्रू है, और ये डिस्कवरी आइंस्टीन की लाइफ की अहम डिस्कवरी थी। इसने आइंस्टीन की पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बन गए और न्यूज़पेपर वालों ने इसे एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नाम दिया। आगे 1921 में आइंस्टीन ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी जीता। और जब 1933 में नाजीज पावर में आए इन जर्मनी, उस टाइम आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। और उसके 5 इयर्स लेटर जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई तो अमेरिकन फिजिसिस्ट वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अब ये नाजीज एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और शायद उसका यूज भी करेंगे। और आइंस्टीन तो पहले ही जा चुके थे वहां से यूनाइटेड स्टेट्स। Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। तो तब आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और कब लिखा लेटर? 2 अगस्त 1939। उस लेटर में आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट को वार्न किया कि इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब न सिर्फ एक पोर्ट को बल्कि उसके आसपास की टेरिटरीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनकी बात को सीरियसली लिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका ने अगस्त 1945 में बॉम्ब ड्रॉप किए। कहाँ पे? जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये पता चलने के बाद आइंस्टीन को काफ़ी गिल्ट फील हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया था बॉम्ब के इम्पैक्ट के बारे में, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बैड फील हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने फ़ायदा उठाया अपनी पॉपुलैरिटी का, ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए और मैसेज स्प्रेड किया पीस का, यानी कि शांति का। एंड एट द एज ऑफ 76 आइंस्टीन डाइड। और यहीं आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel.